हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, मैं सुदेश शर्मा सुदेश भगाना क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि हम सीटेट, एचटेट और जीके के पोर्शन के लिए एसएसटी की तैयारी करते हैं। और लास्ट टाइम हमने पार्ट नंबर 46 में हाफ लेसन को किया था। 8th क्लास की हिस्ट्री चल रही है अब हमारी, तो आज हम उस लेसन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है मित्रों, और आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, उनसे मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है। हाँ, 2-4 दिन मैंने आपके लिए वीडियोस नहीं डाली क्योंकि उसमें मेरी तबीयत थोड़ी ही वीक चल रही थी, या जो ये बारिश का मौसम है इसमें वही गड़बड़ हो ही जाती है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और अब मैं प्रयास करूँगी कि आपके लिए मैं हर रोज़ कंटिन्यू वीडियो डालूँ। तो इसी बात को मैं बताते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और जो मेरे द्वारा पढ़ाए हुए से अपना लाभ उठा रहे हैं। मैं हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करती हूँ जो इन वीडियोस को सुनता है और अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। विद्वान लोगों की यही बातें होती हैं, यानी कि विद्वान लोग ऐसा ही कहते हैं कि यदि आपसे कोई कुछ ग्रहण करता है तो उसका आप धन्यवाद कीजिए। ठीक है, तो मित्रों, यदि आप मेरे द्वारा बताया हुआ कुछ एक पॉइंट भी ग्रहण करते हो तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं बहुत ही अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ जो कि मुझे आप लोगों को कुछ पढ़ाने का या आपके साथ कुछ शेयर करने का मौका मिला। तो चलिए मित्रों, हम कर रहे थे अंग्रेज़ों की जो शिक्षा नीति है उसके विषय में हम कर रहे थे। तो अब हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे कि व्यवसाय के लिए शिक्षा। देखो, व्यवसाय के लिए शिक्षा ना 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लंदन में स्थित था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। ठीक है भाई, कब भेजा भाई? 1854 में। क्या भेजा? शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। नोट मतलब नोटिस। ठीक है, यह नोट है ना कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष, यानी कि ये जो नोटिस था जिसको नोट बोल रहे हैं, ये जो कंपनी का जो नियंत्रक मंडल का अध्यक्ष है चार्ल्स वुड। कौन है भाई? चार्ल्स वुड। इसने जारी किया था और इसी कारण इसे है ना वुड का नीति पत्र। ठीक है, इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? वुड का नीति पत्र। और इंग्लिश में बोलेंगे इसको वुड्स डिस्पैच। क्या बोलेंगे भाई? वुड्स डिस्पैच। इसके नाम से इसको जाना गया। इसमें है ना जो भारत में जो शिक्षा नीति लागू होने वाली थी ना उसी को दोहराया गया था, यानी कि जो शिक्षा नीति भारत में लागू होनी थी उसी को इस वुड्स पत्र में दोहराया गया था। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वुड्स पत्र कब भारत, यानी कि कब भारत में जो नोटिस भेजा गया था वो भेजा गया था 1854 में। और ये नाम रखना है याद, ये कौन था? ये डायरेक्टर था जो चार्ल्स वुड। ये चार्ल्स वुड के नाम पर इसका वुड्स डिस्पैच या वुड का नीति पत्र ये नाम इसका पड़ा था। ठीक है, यहाँ तक आप इसमें दो बातें याद करने की है, एक तो 1854 और एक ये चार्ल्स वुड। ठीक है मित्रों, ये दो बातें आप याद कर लेना। यदि आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे हो तो बहुत ही अच्छा है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। फिर देखो क्या होता है, 1854 के बाद है ना सरकारी शिक्षण विभाग का गठन किया गया। कब किया गया भाई? 1854 के बाद क्या किया गया? सरकारी शिक्षण विभाग का गठन किया गया
जिसमें शिक्षा संबंधी कार्य किए जाते थे। यानी कि जो देखो नाम से ही तो स्पष्ट हो रहा है, शिक्षण विभाग का गठन। शिक्षण विभाग का गठन क्या करेगा? शिक्षण संबंधी कार्य करेगा। ये बात तो नॉर्मल सी है ना। तो क्या किया गया 1854 में? शिक्षण विभाग का गठन किया गया और ये सरकारी था। ठीक है। और फिर है ना 1851 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, यानी कि जब 1851 में 1857 में, कब भाई? 1857 में मेरठ और दिल्ली में जो सिपाही है वो विद्रोह कर रहे थे। ये आपको पता है 1857 में क्रांति चली थी। और उस समय क्या हो रहा था? उसी समय ना कलकत्ता और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। देखो भाई, मेरठ और दिल्ली में तो क्या चल रहे थे? विद्रोह चल रहे थे। और मुंबई और कलकत्ता में क्या हो रहा था? विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। ठीक है मित्रों, आ गया यहाँ तक समझ में? अब एक है नैतिक शिक्षा ईसाइयों से, यानी कि फिर अंग्रेजों ने क्या किया? ईसाइयों को इनवाइट किया कि भाई भारत के लोग है ना, इनको नैतिकता का पता नहीं है, बर्बर हैं, इनको कुछ नहीं पता, ये है ना जंगली हैं, ऐसे इंडिया वालों को ऐसे बोलते थे। और एक बात तो वो भी है कि ये है ना भारतीयों को देखकर ही खुश नहीं होते थे। तो इन्होंने क्या किया? ईसाइयों को बुलाया कि भाई आप इनको ना भारतीय वो जो नैतिकता दो, इनको नैतिकता की शिक्षा प्रदान करो। तो फिर क्या हुआ? स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक, कहाँ के भाई? स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे। कौन है भाई? विलियम कैरे, जिसने क्या किया था? सेरामपुर मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, विलियम कैरे ने। और इन्होंने है ना ईसाई की जो शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, ये प्रदान करने में इसने अपनी भूमिका निभाई थी। और यहाँ पर है ना 1800 में छापाखाना तथा 1818 में कॉलेज खोला गया। ठीक है, यानी कि 1800 में क्या कर दिया? छापाखाना खोल दिया। और 1818 में एक कॉलेज खोल दिया गया। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक कौन थे? विलियम कैरे। ठीक है, और इन्होंने जो ये मिशन है इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। 1800 में छापाखाना खोल दिया गया और 1818 में कॉलेज खोल दिया गया, ये ईसाइयों के लिए। ठीक है, फिर आता है भाई, जैसे हमारे इंडिया में आपको भी पता है शिक्षा नीति कैसी थी, आपको भी पता है भाई क्या था उस समय पर। क्या हमारे हम या हमारे पूर्वज किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते थे, या कोई ड्रेस पहनते थे, या कोई बैग वगैरह लेके डेली जाते थे, या ट्रैवल करके स्टडी करने जाते थे? ये बातें आपको भी पता है और मैं भी आपको बता देती हूँ। देखिए, जो विलियम एडम रिपोर्ट आई, कब आई भाई? 1830 में। 1830 में है ना विलियम एडम को जो देसी स्कूल है ना उनकी रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। ये इम्पोर्टेंट है भाई, आप इसको याद कर लेना। क्वेश्चन कैसे राइज हो सकता है कि 1830 में देसी स्कूलों की रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा किसे सौंपा गया? विलियम एडम को। या फिर विलियम एडम को कब देसी स्कूलों की रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया? तो भाई 1830 में। ठीक है, फिर यह आ सकता है कि स्थानीय पाठशालाओं के विषय में क्या कार्य किया गया? तो फिर इसमें क्या आएगा भाई? जो देसी स्कूल हैं उनकी रिपोर्ट तैयार की गई। 3-4 क्वेश्चन भाई सी टेट वाले हैं, एच टेट वाले हैं, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना मैं आपको बता देती हूँ कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछेंगे। ठीक है, सी टेट तो बिल्कुल ही नहीं पूछेंगे एनसीईआरटी से बाहर। हाँ, एच टेट का मैं इतना बोल सकती हूँ कि 8th से ऊपर 9th और 10th में से थोड़ा सा पूछ लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से बाहर तो वो भी नहीं पूछते। तो मित्रों, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप है ना बार बार वीडियोस को सुनते रहिए और पढ़ते रहिए, जिससे कि है ना आपकी जो जैसे आप सुनोगे और ये बातें आपको मेमोराइज होने लग जाएंगी, और जिससे फिर क्या होगा? आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसे
दो फ्रेंड आपस में टॉकिंग करते हैं ना, ऐसे ही आपको याद रहने लग जाएंगी बातें। जैसे कोई भी मैंने आपको कोई बात बताई है और उसके अपोजिट कोई बात आप सुन रहे हो, जैसे क्वेश्चन ही, तो आपके मन में फटाक से आएगा, नहीं भाई ये बात ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। तो आप है ना वीडियोस को अधिक से अधिक सुनते रहिए, उससे ही आपकी जो हैबिट है वो बन जाएगी। तो फिर क्या हुआ भाई, जो ये विलियम एडम है, इनको 1830 में देसी स्कूलों की रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंप दिया गया। इसने ना बंगाल व बिहार का दौरा किया। कहाँ का किया भाई? बंगाल और बिहार का। बंगाल वही वही जहाँ से अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल की मुद्रा को अपने हाथों में ले लिया और जो सोने से व्यापार करते थे ना, वो सोना देना अब भारत को बंद कर दिया, और जो बंगाल के जो पैसा था उससे ही ये व्यापार करने लग गए थे। नहीं तो क्या करते थे, सोने के बदले वस्तुएं खरीदते थे भारत से। ठीक है, लेकिन इन्हें सबसे पहले फिर क्या कर लिया, बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया था। फिर क्या हुआ भाई, इन्होंने बंगाल व बिहार का दौरा किया ना, वहाँ पर 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी। यानी कि स्कूल नहीं थे, जैसे अब स्कूल होते हैं ऐसे स्कूल नहीं थे। क्या थी? 1 लाख से अधिक पाठशालाएं। देखो भाई, वैसे तो 1 लाख से अधिक पाठशालाएं मायने रखती हैं आज के टाइम में तो, लेकिन उस टाइम की पाठशालाएं कैसी थी ये हम जानते हैं। और विद्यार्थियों की संख्या है ना, एक पाठशाला में 20 से ज़्यादा नहीं थी। कितनी नहीं थी भाई? 20 से ज़्यादा संख्या नहीं थी। यानी कि एक पाठशाला में केवल 20 ही विद्यार्थी थे। ये भी फिक्स नहीं होता कि 20 ही विद्यार्थी थे, ये होती है एवरेज। यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं और टोटल पाठशालाएं कितनी हैं, उनको उनसे भाग कर दिया जाता है, तो ये आ जाती है एवरेज। यानी कि जो उन्होंने एवरेज निकाली ना 1 लाख पाठशाला की, तो एक पाठशाला में 20 बच्चों की जो औसत है वो आई। तो भाई फिर क्या हुआ, इन्होंने देखा भाई 1 लाख से अधिक पाठशालाएं हैं और 20 से ज़्यादा बच्चे एक पाठशाला में भी नहीं हैं। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि एक पाठशाला में कितने बच्चे हैं? 20। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई भाई? लगभग, यानी कि लगभग भी लगा लो या 20 लाख। ठीक है, कितनी हो गई भाई? 20 लाख हो गई विद्यार्थियों की संख्या। और ये जो पाठशालाएं है ना, ऐसे कोई सरकार नहीं चलाती थी। ऐसे नहीं कि भाई सरकार चलाती थी या फिर कोई जैसे पूरे गांव के लोग चलाते हों, नहीं। हमारा जो भारत रहा है ना, हमारा जो अतीत रहा है, आप इस पे भी देख रहे हो, हमारा अतीत बहुत ही स्वर्ण युक्त रहा है। बहुत स्वर्ण युक्त मतलब होता बहुत ही उजागर अतीत रहा है हमारा। अरे हमारे देश के लिए तो वैसे ही कुप्रथाएं फैलाई हुई हैं कि ऐसे बोल दिया जाता कि दलितों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, महिलाओं को ये किया जाता था। अरे ये तो जब से हमारा देश पे है ना दूसरे जो लोग हैं उनका जो राज हुआ ना, उसके बाद ये हुआ है। लेकिन हमारे जो देश है, भारत है, उसमें स्त्री को इतना ऊंचा स्थान दिया है कि हर स्त्री को माता बोला है। आप अपने इतिहास को देख सकते हैं, कहीं दुर्गा का रूप दिया है, कहीं पार्वती का रूप दिया है, कहीं सीता का रूप दिया है। हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही उजागर उज्जवल है। और महिलाओं को तो क्या बोला गया है कि महिलाओं के बगैर तो है ना, भारत में जो ऋषि मुनि हैं वो अपने यज्ञ को भी संपन्न नहीं मानते थे। यज्ञ क्या होता है? हवन। हवन जो करते थे, जो धर्म कार्य के जो अनुष्ठान करते थे ना, उनको भी संपन्न नहीं माना जाता औरत के बिना। और ये तो वैसे कुरीतियाँ फैला दी हैं। जैसे आपको याद भी होगा, जब सीता वन में चली गई थी ना, तो उस समय पर जो राम ने किया था, वो अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें जो उनका पुरोहित था उसने कंडीशन रख दी थी कि भाई है ना, यदि आपके साथ स्त्री नहीं बैठेगी तब तक आपका जो ये अनुष्ठान है ये सफल नहीं होगा। और उस अनुष्ठान को करने के लिए राम ने सीता की प्रतिमा बनाई थी। लेकिन प्रतिमा बनाई जरूर थी, लेकिन उसी दिन सीता वहां पर आई भी थी। आप अपने इतिहास को पढ़िए और अपने इतिहास पर गर्व कीजिए। अन्य देशों से हम बहुत ही अच्छे हैं,
ये बात अपने मन में बैठा लीजिए। और भारत तो अन्य देशों का है ही गुरु, इस बात को आप ध्यान में रखिए। और ये जो बोलते हैं ना कि दलितों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनसे ये काम करवाया जाता था, उनसे ये काम करवाया जाता था, ऐसा कुछ नहीं था भाई। भारत में देखो क्या था। अब एक आप इंडियन एजुकेशन देखना और एक आप देखना अंग्रेजों की, ठीक है। देखो भाई, भारत में है ना क्या था कि बच्चों की फीस भी निश्चित नहीं थी। अब आप सोचोगे ये कैसे? उस समय पर बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। कैसे नहीं थी? कि भाई यदि व्यक्ति अमीर है तो उससे क्या करेंगे, अधिक पैसे लेंगे, और यदि व्यक्ति गरीब है तो उससे कम पैसे लेंगे, ठीक है। एक बात तो ये थी। ये क्या थी? ये इकोनॉमिक्स बैलेंस बनाने की बात है। क्या है भाई? आर्थिक जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए जो ये गुरु होते थे, ये क्या करते थे, अमीर व्यक्ति से अधिक फीस लेते थे और गरीब व्यक्ति से कम फीस लेते थे। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये गरीब व्यक्ति पर अपना अधिक ध्यान फोकस करते थे ताकि ये पढ़कर कुछ बन जाए। जिससे क्या होता है, जो वो असमानता है ना, आर्थिक असमानता है, उसको बैलेंस में लाया जा सके, संतुलन में लाया जा सके। सेकंड बात क्या थी भाई? किताबें नहीं होती थी उस समय पर। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उस समय पर मौखिक शिक्षा दी जाती थी। मौखिक या प्रायोगिक शिक्षा दी जाती थी। मौखिक शिक्षा, जैसे मौखिक शिक्षा किसको दी? पंडित को दे दी, वैज्ञानिक को दे दी, भाई ऐसे ये खगोलीय पिंड है, ये ऐसे है, और पंडित को बता दिया ये भाई ये मंत्र उस समय बोलना है, ये उस समय बोलना है। ये हो गई मौखिक शिक्षा। और एक होती है प्रायोगिक शिक्षा, यानी कि जो प्रयोग करके, जैसे अब कोई व्यक्ति है टेक्निक, उस समय भी टेक्निक तो होती थी भाई, क्योंकि सोने के जो आभूषण बनते थे या कुछ और बनता था, ठीक है, बहुत सारी टेक्निक्स थी उस समय पर भी। तो ये क्या करते थे, प्रयोग करवा के उनको सिखाया जाता था। और जो सबसे बढ़िया माध्यम है, यानी कि देखकर बच्चा सबसे अधिक सीखता है। जो आज साइकोलॉजिस्ट जो आज नियम फॉलो कर रहे हैं ना, वो हमारा इंडिया बहुत समय पहले फॉलो कर चुका है, ठीक है। यानी कि जो एक प्रत्यक्ष रूप में उस समय पर सिखाया जाता था। फिर क्या होता था भाई, उस समय पर ऐसे नहीं होता था भाई कि बोर्ड हो, कुर्सी, हाजिरी लेना, सालाना परीक्षा, ऐसे नहीं होता था। जैसे भाई आपका काम कुछ है, आपको है ना आपका गुरु उत्तीर्ण करके ही छोड़ेगा, चाहे आपको 2 साल लगे चाहे 20 साल लगे। बच्चा जैसे पढ़ने जाता था ना, उसकी शादी भी हो जाती थी तो भी वो गुरुकुल में जा रहा है, बच्चे भी हो गए फिर भी वो सीखने जा रहा है, बच्चा भी पढ़ने लग गया लेकिन वो फिर भी सीखने जा रहा है। जब तक वो निपुण न हुआ ना, तब तक उसके गुरु ने उसको नहीं छोड़ा। यानी कि वो होती थी एक्चुअल जो एजुकेशन थी ना, वो थी। अब तो सर्टिफिकेट वाली एजुकेशन रह गई। तो फिर क्या होता भाई, और ये जो पाठशालाएं होती थी ना, ये भी देखो 20 लाख कैसे थी, यानी कि 20 लाख बच्चे कैसे थे, और 1 लाख पाठशालाएं 2 स्टेट में कैसे थी। देखो ये पाठशालाएं कहाँ होती थी भाई, या तो बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ वट वृक्ष, जिसको संस्कृत में वट वृक्ष बोलते हैं, हिंदी में भी वट वृक्ष भी बोल देते हैं और बरगद भी बोल देते हैं। तो ये बरगद के पेड़ के नीचे छाँव में लगती थी भाई। उस समय पर है ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो ये लोग है ना कहीं पर भी संभावनाएं ढूंढते थे कि हमें कहीं पर भी पॉसिबिलिटी मिल जाए और हम वहीं पर स्टडी कर लें, वहीं पर हम ज्ञान अर्जित कर लें। या फिर कहाँ होती थी क्लासेस? मंदिर में होती थी भाई। मंदिर है, अच्छा चौड़ा लंबा है, और बच्चों को बुलाया और बिठाया और पढ़ा दिया। वहाँ कोई टैक्स वैक्स का कोई चक्कर नहीं था मंदिर में। या फिर क्या होता था, जो गुरु की जो झूपड़ी होती थी, जो कुटिया होती थी ना गुरु की, उसमें ही शिक्षा दी जाती थी। और ये शिक्षा जो प्रणाली थी वो लचीली थी। लचीली मतलब जैसे कि इंडिया में ज़्यादातर लोग उस समय पर क्या कार्य करते थे? कृषि करते थे। क्या करते थे भाई? कृषि करते थे। और कृषि में क्या होता है, जैसे कि अब हमारे
लगा लो, कहीं पर गेहूं की फसल होती है, कहीं पर कपास होती है, कहीं पर क्या होता है, धान होता है, कहीं पर ज्वार बाजरा ग्वार, ये बहुत सारी फसलें होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जिस मौसम में कार्य चलता था ना, उस समय पर ये पाठशालाएं बंद कर दी जाती थी। जैसे अब अप्रैल में ना गेहूं की कटाई होती है, तो अप्रैल में क्या कर दी जाती थी, छुट्टियां कर दी जाती थी। इससे क्या होता था, इससे होता था कि भैया ना जो बच्चे हैं वो घर वालों का हाथ बटाएं, क्योंकि पूरी पूरी साल उनको फिर बैठ के उसी अनाज को खाना है, इसलिए वो एक महीने के लिए अपना अनाज इकट्ठा करते थे और पाठशालाएं बंद कर दी जाती थी। और फिर जब काम खत्म होता ना, फिर से पाठशालाएं शुरू कर दी जाती थी। भाई मैं अपने व्यू से बताती हूँ, मुझे तो ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता था उनका। और देखो ये बोलते हैं ना कि है ना गरीबों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। भाई गरीब लोग है ना काश्तकार लोग थे, काश्तकार यानी कि फसलों की कटाई करने वाले। यदि है ना उनको शिक्षा ही नहीं दी जाती तो फिर काम के समय क्लासें बंद नहीं होती, फिर भी चलती जैसे अब चलती है। तो ये मेन पॉइंट है कि उस समय पर सभी को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन शिक्षा किस अकॉर्डिंग दी जाती थी, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता था बच्चे का। जैसे कि अब देखो भाई एक विद्वान लगा लो, पंडित लगा लो, उसका बच्चा है, वो सुबह उठता है, सुबह मंत्र जाप करने लगता है और बच्चा उसका अनुसरण कर रहा है, दिन प्रतिदिन उसका अनुसरण कर रहा है, तो क्या करेगा, वो मंत्र ही बोलेगा। ठीक है, ऐसे ही एक मोची है, वो सुबह उठते ही अपना किया काम और वो जूते बनाने और जुतियाँ बनाना ऐसा काम करता, तो उसका बच्चा क्या करेगा, जुत्ती उठा के लाएगा और वो करेगा। तो इसमें क्या होता था, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी। जैसे कि भाई जैसे आप जो काम कर रहे हो आपका बच्चा उसको जल्दी से सीखेगा, ये मान्यता थी उस समय पर। इसलिए है ना कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था और है ना बहुत निपुणता भी होती थी कार्य में, और इससे समाज भी चलता था। लेकिन जो कुरीतियाँ बाद में फैल गई ना, एक्चुअल में वो स्टार्टिंग में ऐसी नहीं थी। ये वो बात है भाई, परिवर्तन होते 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 बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये थी भाई जो भारत के जो स्कूल थे, यानी कि भारत की जो पाठशालाएं थी, उसमें विलियम एडम ने जो रिपोर्ट नोट की, वो उन्होंने ये बातें नोट की थी। यानी कि फसलों की कटाई होती थी उस समय पर क्लासें बंद कर दी जाती थी। मित्रों मैं आज स्लो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरी थोड़ी ही तबीयत खराब है, और मैं यही चाहती हूँ कि भाई मैं आपको आपके साथ पढ़ूँ या पढ़ाऊँ, इसलिए मैं अपना प्रयास कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखो, अब आएगी नई दिनचर्या या नए नियम। क्या आएगी भाई, नई दिनचर्या और नए नियम, यानी कि अब वो आएगी भाई जो अंग्रेज जो शिक्षा चलाएंगे वो शिक्षा आएगी। 19वीं सदी के मध्य तक तो है ना कंपनी का ध्यान उच्च शिक्षा की तरफ था। कहाँ पर था भाई, उच्च शिक्षा की तरफ था। और 1854 के बाद कंपनी ने एक नई दिनचर्या, नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। यानी कि फिर क्या सोचा, यानी कि 19वीं सदी के मध्य तक तो कंपनी उच्च शिक्षा पर ध्यान दे रही थी, और जो 1854 के बाद है ना कंपनी ने क्या किया, पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। और इसके लिए है ना उसने क्या किया, कंपनी ने पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा। ये पंडित भी है ना भाई उस समय के, मान लो भाई सब कुछ ज्ञाता थे, यानी कि इन्हीं को राजकाज सब जो नॉलेज थी ना इन्हीं को थी उस समय पर। तो इनको है ना सरकारी नौकरी पर रख लिया, और जो अब वाली शिक्षा नीति की तरह सब कुछ नियमित कर दिया है। अब वाली मतलब जो अब हो रही है, अब क्या हो रही है, जैसे अब क्या अब फसल की कटाई हो, बच्चा घर पर रह सकता है, नहीं रह सकता ना। और यदि रहेगा तो वो पढ़ नहीं पाएगा। तो फिर अब देखो, जो काश्तकार है क्या उसका बच्चा पढ़ सकता है, उसको अपना घर भी चलाना जरूरी है और अपना बच्चा भी पढ़ाना जरूरी है। इसलिए क्या था कि यानी कि अब वाली जो शिक्षा नीति है उसकी तरह उन्होंने काम करवाया उन पंडितों से, और जो फसल वाला लचीलापन था ना वो हटा दिया गया,
और इसका नुकसान क्या हुआ, ये तो मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया है कि इसका नुकसान ये हुआ कि जो काश्तकारों के जो बच्चे थे ना, वो अब शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। मेन बात तो अंग्रेजों की यही थी कि फूट डालो और शासन करो, यानी कि एक तबके को उठा दो और एक नीचे गिरा दो, और फिर इनमें बहस होगी और आपसी लड़ाई चलती रहेगी, तुम लूट लूट कर अपने देश ले जाना। ठीक है। फिर आता है भाई महात्मा गांधी के विचार, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रति महात्मा गांधी के क्या विचार थे। अंग्रेजी शिक्षा ये है ना, महात्मा गांधी के वो हैं जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद होती हैं, ये आपसे पेपर में पूछ ली जाती है, तो आप इनको ध्यान से सुनना। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, रियल में बना दिया था भाई। अब हमें तो पता नहीं था उस समय पर, स्टैंड अप, सिट डाउन ऐसे बोलते थे वो, और हम क्या करते थे, उन्हीं की बातों पर जैसे वो करते ऐसे ही करते रहते थे, रिएक्ट करते रहते थे, तो वो गुलाम बना दिया था। और ये जो है मस्तिष्क में हीनता पैदा करती है। हीनता मतलब होता है भाई कमजोरी। और लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानते हैं, जो भारतीय लोग हैं वो पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानते हैं। इस शिक्षा में विष भरा है। विष क्या होता है भाई, जहर, यानी कि, और यह पापपूर्ण है। ये गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा में विष भरा है, ये पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया। और ये ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे। कौन भाई, गांधी जी ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के अंदर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। किस चीज़ का भाई, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज तथा अपनी भूमि पर अजनबी बना रही थी, यानी कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही थी अंग्रेजी शिक्षा कि हमें अपनी भाषा से भी खो रही थी, और उनकी तो हमें आनी ही नहीं थी उस समय पर। वो नहीं बोलते कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, वो काम कर रहे थे अंग्रेज हमारे साथ। पश्चिमी ज्ञान मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। ये गांधी जी बोलते हैं कि पश्चिमी ज्ञान में हम कुछ अर्जित नहीं कर सकते, केवल डिग्री ले सकते हैं। और इनका मानना था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। ये जो बात है ना भाई, ये सीटेट में पूछ ली जाती है कि ये मत किसका था, शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। इसमें आ जाए रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और एक दे दे आपको, कौन भाई, जैसे कुछ और नाम दे दें आपको, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर ये तीनों, ऐसे कुछ दे देंगे। ठीक है, तो ये आपसे पूछ ली जाती है। तो क्या है, शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होती है। ये किसका मानना है, ये गांधी जी का मानना भी है और रियल में है भी भाई। फिर एक आता है टैगोर का शांति निकेतन। क्या आता है भाई, टैगोर का शांति निकेतन। देखो भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन संस्था की शुरुआत की। कब की भाई, 1901 में। किसने की, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये है ना बच्चों को खुश व खुले माहौल के लिए सर्वोपरि थी, यानी कि बच्चों को यहाँ पर खुश कैसे रखा जाए और खुला माहौल कैसे दिया जाए, ये इसमें इन बातों का इसमें ध्यान रखा गया था। और टैगोर का मानना था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है। ये भी भाई शिक्षण की दृष्टि से क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि निम्न में से ये किसका मानना है कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय है। ये है टैगोर का मानना। और एक यही बात एक साइकोलॉजी का जो सिद्धांत है, जैसे पियाजे थ्योरी हो गई, कोहलबर हो गई, ऐसे ही जो थ्योरी है उसमें भी एक साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही है कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है। तो आप कमेंट करके वो आंसर बताएं कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जिसने अपने सिद्धांत में ये बात कही है कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होता है। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं।
जो वर्तमान स्कूल बच्चों की रचनाशीलता, चकित होने के उनके उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। यानी कि जो वर्तमान का जो स्कूल है, यानी कि जो इंडियन जो स्कूल सिस्टम, इंडियन ही ब्रिटिश स्कूल सिस्टम जो इंडिया में किया हुआ है, वो क्या कर देता है, बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, यानी कि बच्चे की जो रचनाशीलता है, सृजनात्मकता है, उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और जो सृजनात्मकता है ना, उसकी शिक्षा देने के लिए बच्चे को क्या देना चाहिए भाई, प्राकृतिक परिवेश देना चाहिए। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे पेड़ों से बातें करते हैं, चिड़िया से बात करते हैं, दीवारों से बातें करते हैं, खिलौनों से बातें करते हैं। वो क्या है, वो उनका जो प्रकृति है उनसे अटैचमेंट है। और वो फिर क्या करते हैं, उनको जो छोटे गुड्डे गुड़िया होते हैं उनको नहलाते हैं। जो काम बच्चा स्वयं करता है ना, वही उनके साथ करता है। उनको खाना खिलाता है, उनको बेड पे सुलाता है। ये बच्चे की है ना, क्या है, जिज्ञासा है, कल्पनाशीलता है। ठीक है, ये बच्चे में होनी चाहिए। और यदि बच्चे पे ना स्कूल का प्रेशर डाल दोगे तो उसको ना गुड़िया याद आएगी, ना दीवार आएगी, ना पेड़ आएगी, ना चिड़िया याद आएगी। तो बच्चा है ना अपने आप सीखता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। क्या हम बच्चे को कोई बुक दे के ये बताते हैं बेटा ये ए है, ऐसे माँ बोला जाता है, ऐसे पै बोला जाता है, नहीं ना। तो बच्चा क्या करता है, खुद प्रयत्न से सीखता है। और बच्चा इतना प्रयत्न करता है सीखने के लिए कि इतना कोई भी प्रयत्न नहीं करता। वो पूरे दिन यदि उसको एक शब्द बोल दिया जाए ना, प, तो वो पूरे दिन प प प प प प ऐसे करता रहता है। तो जो अभ्यास है ना, अभ्यास से ही अधिगम होता है। देखो भाई, इन्होंने ना शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी शिक्षा दी थी। ये बात इम्पोर्टेंट है भाई। जो शांति निकेतन है, इसमें कला, संगीत, नृत्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन सब की शिक्षा दी गई थी। चलिए अब एक लास्ट बात और आपको बता देते हैं कि जो गांधी जी है और जो टैगोर है ना, उनके विचार बहुत मिलते थे। यानी कि इनकी जो विचारों की जो मेल खाता था ना, वो बहुत सारे इनके विचार मेल खाते थे। परंतु फिर भी है ना, ये एक दूसरे के विरोधी थे कुछ विचारों में। कौन से विचारों में थे भाई, जो गांधी जी है ना, वो तो अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी जो बातें हैं, अंग्रेजों को देखकर ही खुश नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है ना, वो क्या मानते थे कि भाई जो टेक्निक है और जो आधुनिकता है ना, उसको हमें अपनाना चाहिए। एक लेसन आपने कभी पढ़ा हो 7th क्लास में कि जब तक पुराने जगह नहीं छोड़ेंगे तब तक नए नहीं आएंगे। शिरीष के फूल नाम एक लेसन है, उसमें बताया गया कि जब तक ये पुराने फूल नहीं गिरेंगे तब तक नए फूल नहीं आएंगे। यानी कि जब तक हम अपने अंदर प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रयत्न नहीं परिवर्तन, जब तक हम हमारे अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ गेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही बात टैगोर जी की माननी थी कि हमें आधुनिकता को तो अपनाना चाहिए, और लेकिन जो सृजनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, वो बच्चों में डालनी चाहिए। लेकिन गांधी जी तो है ना, इन अंग्रेजों की कोई भी बात से सहमत ही नहीं थे। लेकिन एक बात और है, स्टार्टिंग में तो गांधी जी की और इनकी खूब बनी थी, लेकिन बाद में चलते चलते इनको उनका पता चलने लगा और उनको इनका पता चलने लगा। बाद में इनकी फिर टूटते 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 फिर तो भारत छोड़ो आंदोलन तक चली गई बात। ठीक है मित्रों, मैं ये फील करती हूँ कि आप स्टडी करते हुए इंजॉय कर रहे होंगे। भाई मैं तो कर रही हूँ, मैं तो है ना बिल्कुल इंजॉय से आपको पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बर्डन है, कोई कुछ और है, नहीं। मुझे तो है ना स्टडी करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है, और ये वीडियोस वगैरह डालते हुए तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए है ना मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ जब मैं पढ़ाने के लिए बैठती हूँ। तो मित्रों, एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया है। आज हमने जो व्यवसाय के लिए शिक्षा है उसके विषय में पढ़ा है, और ईसाई जो नैतिक शिक्षा के लिए भेजे गए थे। फिर हमने विलियम एडम रिपोर्ट जो 1830 में जो देसी जो पाठशालाएँ हैं उनका कार्य विलियम एडम को सौंपा गया, उसके विषय में हमने आज पढ़ा है। और फिर हमने जो नई शिक्षा नीति है, यानी कि जो अब तक जो लागू है, उस शिक्षा नीति के विषय में पढ़ा है।
फिर जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हमने गांधी जी के जो विचार पढ़े हैं उनके विषय में स्टडी की है। गांधी जी ने इस शिक्षा को विश्व बताया है और भारतीयों में हीनता पैदा करने वाली बताया है। और गांधी जी का मानना है कि शिक्षा वही है जो व्यक्ति के दिमाग और आत्मा को विकसित करें। लास्टली हमने टैगोर का जो शांति निकेतन है उसके विषय में अध्ययन किया है। मित्रों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको वो पसंद आ रहा होगा और आप कुछ यानी कि कुछ थोड़ा सा तो आप इससे बेनिफिट प्राप्त कर रहे होंगे, इससे आप थोड़ा सा तो लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। इतना मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैं वीडियो डालती हूँ हर एक वीडियो में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर होता है सीटेट में आने वाला। क्योंकि भाई वो बोलते हैं ना, आप ये बोल दो कि आपको कैसे पता, भाई ये बोलता है अनुभव, एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, जो मेरा अनुभव है उससे मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक वीडियो में से एक क्वेश्चन अवश्य कवर हो रहा है। तो आप है ना वीडियो को ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं कि एक ही कवर हो रहा है, कई सारी वीडियोस तो ऐसे भी हैं जिसमें 3-3 4-4 क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। तो मित्रों, आप है ना ध्यान से सुनते रहिए, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए। यदि आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे जो नोट्स हैं वो मैं आपको दे दूँगी, हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं। और ये एक बात मैं आपको बताती हूँ कि यदि अब तो भाई जैसे सीटेट अब तो हो भी नहीं रहा, तो यदि आपके पास टाइम है तो आप गहन अध्ययन कीजिए। और अध्ययन किसका कीजिए, बड़ी बड़ी पब्लिकेशन का नहीं कीजिए। सीटेट के लिए, सीटेट के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स का अध्ययन कीजिए, जिससे कि है ना मैं आपको श्योर बता देती हूँ कि आपका सीटेट बिल्कुल आसानी से पास हो जाएगा। और ऐसे ही एचटेट के लिए। ठीक है मित्रों, तो बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप है ना चाहे हैबिट बना लो, एक दिन भी ऐसा ना गुजरे कि इस दिन आप पढ़े नहीं हो। मैं रियलिटी बताती हूँ, जिस दिन मैं खुद नहीं पढ़ती तो मुझे अच्छा फील नहीं होता उस दिन। तो आप भी है ना हर रोज़ कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़िए, चाहे कल पढ़ा था उसी को दोबारा पढ़ लीजिए, लेकिन जो हैबिट है उसको हैबिट रखिए। और 1-2 हैबिट ऐसी रखिए ज़िंदगी में कि जो आपको आपके मुकाम पर पहुंचा दे। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए मित्रों, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। खुश रहना ही सबसे बड़ा आभूषण है, अन्य आभूषण तो है ना बाह्य हैं और इनका कोई महत्व नहीं है। यदि हम ये न डालें तो भी अच्छे लगेंगे। तो जो सबसे अच्छा आभूषण है वो है एक मधुर वाणी और खुश रहना। तो मित्रों, सभी से निवेदन है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।